बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे जो है ना दोस्तों दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 2011 से 2022 तक पूछे गए जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, 10 बार से भी ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किए हैं। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है ना दोस्तों 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, हूबहू काफ़ी सारे प्रश्न हैं आज के इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 50 मोस्ट VVI लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न का यहाँ पे दूसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना दोस्तों ऑलरेडी पहला पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है ना पहला पार्ट को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर लेटेस्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा ना। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होते रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका यानी कि रिपीटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि शाकाहारी जीव क्या होते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको मांसाहारी जीव बताना है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, शाकाहारी लिख के डैश मार देना है ना। तो शाकाहारी जीव कैसे होते हैं दोस्तों, वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे या अन्य पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है। ठीक है, शाकाहारी कहने का अर्थ होता है जो साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे या फिर पेड़ पौधे के जो उत्पाद होते हैं ना उससे ग्रहण करते, उससे प्राप्त करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हिरण हो गया, उसके बाद यहाँ पे बकरी हो गया, टिड्डी हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जीव होते हैं। यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे और भी जीव हो सकते हैं, जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जीव के उदाहरण होते हैं। क्योंकि ये सभी जीव क्या होते हैं, स्पेशली जो है ना दोस्तों साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं ना। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे शाकाहारी जीव यहाँ पे है कि वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे या पेड़ पौधे के उत्पादों से ग्रहण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बताना दोस्तों, मांसाहारी जीव के क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, शाकाहारी और मांसाहारी, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब मांसाहारी कहने का अर्थ होता है दोस्तों जो मांस मछली होता है ना उस पर डिपेंड रहता है वो जीव, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि आपका शेर हो गया ना, शेर अगर कहीं पे अगर देखेगा मतलब जो प्राणी होता है उसको उस पर शिकार कर जाते हैं, यानी कि उसका मांस को खा जाते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे बाघ हो गया। ठीक है, बाघ अगर कहीं पे जाता है शिकारी के लिए, मतलब शिकार करता है कि किसी दूसरे जीव जंतु को क्या करता है दोस्तों, उसको शिकार के रूप में खा जाता है। ठीक है, कच्चा खा जाता है। और ये सर्प भी होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। यानी कि ये सभी क्या होते हैं, मांस मछलियों पर ही डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। तो मांसाहारी जीव कहने का अर्थ होता है कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं ना। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, सर्प हो गया, ये सब क्या होते हैं कि दूसरे जीव का मांस वगैरह खा जाते हैं ना, कच्चा खा जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक होती है आपका सर्वहारी जीव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सर्वहारी जीव तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं। तो सर्वहारी जीव क्या होते हैं दोस्तों, जो सब कुछ खाता हो, जो साग सब्जी भी खाता हो, जो मांस भी खाता हो, मतलब सब कुछ खाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारी। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं सर्वहारी के अंतर्गत, जैसे कि तिल चट्टा हो गया,
तिल चट्टा हो गया, उसके बाद यहाँ पे मनुष्य यानी कि हम लोग हो गए, मानव जिसको कहते हैं, ये हम लोग जो है ना दोस्तों सब कुछ यहाँ पे हम लोग खा जाते हैं, ठीक है, मांस वगैरह खा जाते हैं, साग सब्जी खा जाते हैं, ठीक है। तो वो किसके श्रेणी में आते हैं? सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उम्मीद करती है आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा, तो आप जो है ना इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन कैसे हुई आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलपीजी को देखेंगे और ये एलपीजी एक अच्छा ईंधन उत्तम ईंधन कैसे होता है ना। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एलपीजी का नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रवित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। यह एक अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो एलपीजी होते हैं दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि इनका भंडारण क्या होते हैं? सीमित होते हैं। एलपीजी जो गैस होते हैं ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए इसका भंडारण क्या है? फिक्स्ड है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का सम्मिश्रण होता है ना, यानी कि जो एलपीजी गैस होते हैं ये किसका, ये इसका मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, यानी कि दोनों का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसका मुख्य घटक दिया गया ब्यूटेन होते हैं। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ टाइप में यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेंगे तो आपको क्या यहाँ पे लिखना है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रवित प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवित प्राकृतिक गैस। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो ब्यूटेन भी होते हैं और प्रोपेन भी होते हैं ना। और दोस्तों यह एक क्या होता है? गंधहीन गैस होते हैं, यानी कि जो एलपीजी गैस होते हैं ना इसमें क्या होते हैं? गंध मिला देता है, क्योंकि अगर कभी भी यहाँ पे रिसाव करता है गैस तो हमें पता चल जाता है। एक प्रकार का गंध होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथिल मार्केप्टन नामक रसायन मिला जाता है किसमें? एलपीजी गैस में। जब भी लीकेज वगैरह करे एलपीजी गैस तो हमको सूचना प्राप्त हो जाती है, तो गैस लीकेज कर रही है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम सही कर देते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों? ईंधन के रूप में करते हैं, यानी कि भोज्य पदार्थ बनाने के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि एलपीजी के गुण, और यहाँ पे काफ़ी सारे गुण हैं, यानी कि एलपीजी गैस का खूबी क्या है, खासियत क्या है, कभी मतलब सभी के अंदर एक खूबी होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एलपीजी के अंदर भी क्या होता है दोस्तों? खासियत होता है। तो सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है। यानी कि जो एलपीजी गैस होता है ना इसका जो हीटिंग वैल्यू होते हैं क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं ना अन्य ईंधन की तुलना में। जैसे कि कोयला वगैरह से क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जलावन से अधिक होते हैं। एलपीजी गैस में अगर आप खाना पकाते हैं तो जल्दी से बन जाता है ना, क्योंकि इसका हीटिंग जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसमें क्या होते हैं? धुआं रहित गैस है, यानी कि इसमें धुआं नहीं रहते। रहित का मतलब होता है नहीं रहना, और सहित का मतलब होता है सहना, ठीक है। सहित मतलब क्या होता है? रहना। और सॉरी यहाँ पे देखिएगा एक होता है सहित, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक होता है आपका रहित। रहित का मतलब क्या होता है? रहना, और सहित का मतलब होता है क्या दोस्तों? नहीं रहना। तो ये धुआं रहित गैस है, इसमें धुआं नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब धुआं नहीं रहते हैं। रहित मतलब क्या होता है? नहीं रहना, और सहित मतलब क्या होता है दोस्तों? रहना ना। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज होता है रहित और सहित में। तो सहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहना, ठीक है। सहित का मतलब क्या होता है? रहना। और रहित का मतलब क्या होता है? नहीं रहना, ठीक है। यह धुआं रहित गैस, यानी कि इसमें धुआं नहीं होते हैं। अगर आप एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं तो उसमें धुआं निकलती है? नहीं निकलती, क्योंकि वो धुआं रहित गैस है एलपीजी गैस। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा गया है कि एलपीजी को जलाने पर कोई विषैला पदार्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अगर आप जलावन वगैरह को जलाते हैं, अगर मिस्टेक से उसमें प्लास्टिक वगैरह या फिर अन्य कोई पदार्थ मिल जाता है तो उससे विषैला पदार्थ जलता है, जिससे हमारा वायु क्या होता है दोस्तों? खराब हो जाता है, यानी कि प्रदूषण हो जाती है वायु। इससे हमें हानिकारक बीमारी भी हो सकती है, सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखा गया है कि एलपीजी सस्ता होता है। क्या होता है? एलपीजी सस्ता होता है, इसीलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा पॉइंट्स यानी कि इसका गुण पता चल गया होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, और हम जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं ना। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। हम लोग नाक से क्या करते हैं दोस्तों, सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर में लिख देते हैं। हम संक्षेप में आपको समझा दिए कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और दोस्तों देखिएगा श्वासोच्छ्वास कैसे बना है यहाँ पे, प्रश्वास प्लस, देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, ये दोनों जो होते हैं ना, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वासोच्छ्वास। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा ना। यहाँ पे जो श्वासोच्छ्वास बनाए कैसे बनाए, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों की मिलाकर क्या होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग शरीर से निस्तापित करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत विभव कहने का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि विद्युत विभव, यहाँ पे लिख के डैश मार देना है, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव क्या होता है दोस्तों, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और दोस्तों विद्युत विभव एक प्रकार का क्या होता है, विभवांतर होता है। जिस तरह विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, उसी प्रकार विद्युत विभव का भी ऐसे मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, वोल्ट होते हैं, ठीक है। वोल्ट को हम लोग कैपिटल वी के द्वारा भी दिखाते हैं ना। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना दोस्तों 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है, यानी कि अंतर को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे एक तरफ जाइलम लिखेंगे और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्लोएम लिखेंगे ना। और यहाँ पे जाइलम का जो पहला पॉइंट है दोस्तों क्या है कि जाइलम निर्जीव उत्तक है। जाइलम जो होते हैं ये निर्जीव उत्तक होते हैं, ठीक है, निर्जीव उत्तक होते हैं। और दोस्तों फ्लोएम जो होते हैं क्या होते हैं, सजीव उत्तक होते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। जाइलम क्या होते हैं दोस्तों, निर्जीव उत्तक होते हैं, मरा हुआ टिश्यू होते हैं। और दोस्तों जो फ्लोएम होते हैं ना क्या होते हैं, सजीव उत्तक होते हैं, यानी कि जीवित टिश्यू होते हैं, ठीक है, लिविंग टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों, यह जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुँचाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जाइलम का काम क्या होता है, जल का और खनिज लवण का परिवहन करना ना। तो ये प्रश्न हम आपको काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन के लिए होता है, ठीक है। और दोस्तों फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन का परिवहन के लिए, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होता है ना पौधे से सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है कौन, फ्लोएम ना। चलिए ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। और दोस्तों फ्लोएम जो होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है ना। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं 110%, ठीक है। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पलट के देखते हैं तो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अचालक पदार्थ को समझेंगे बारीकी से। तो चलिए दोस्तों चालक पदार्थ का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, आसानी से फ्लो हो जाए, यानी कि प्रभावित हो जाए ना। मतलब जो चालक पदार्थ होते हैं जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, लोहा है,
चांदी है, तांबा है, इस सब से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, मिट्टी हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब से क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित नहीं होते। देखिएगा यहाँ पे जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहे ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा आदि। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छा चालक कौन है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन होती है, तो चांदी होते हैं, सिल्वर होते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि सभी धातुएं विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, जितने भी मेटल होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे अचालक पदार्थ लिख के डेस मार देना है। यहाँ पे देखिएगा उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे चालक पदार्थ में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहता है, लेकिन अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वैसे पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि लकड़ी हो गया, उसके बाद यहाँ पे मिट्टी हो गया, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, अचालक होते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये सभी क्या है दोस्तों, अचालक पदार्थ, इससे इलेक्ट्रिक करंट बहेगा नहीं। और यहाँ पे जितने भी अधातु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक ऐसा अपवाद होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, अधातु होते हैं, लेकिन इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बहता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि क्लास में जो ना सारा क्वेश्चन को याद करने का ना, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और दोस्तों जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पोषण को समझ लेते हैं। पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये पोषण लिख के डेस मार देना है। क्या होता है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जीवों में पोषण मुख्य दो विधियों के द्वारा होता है। जीवों में जो पोषण होता है ना, कितने विधि के द्वारा होता है, 2 विधि के द्वारा होता है। एक होता है दोस्तों स्व पोषण और एक होता है दोस्तों विषम पोषण, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्व पोषण को समझ लेते हैं। स्व पोषण क्या होता है, स्व पोषण जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, जीव मतलब क्या होते हैं कि ये अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, स्वपोषी पोषण कहेंगे। स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है जो अपना भोजन मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, दूसरे पर आश्रित ना रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि परपोषण को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख के डेस मार देना है। क्या कहता है दोस्तों, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या है, परपोषण है, विषम पोषण है, हम लोग क्या है कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे कि यहाँ पे हिरण हो गया, बाघ हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, परपोषण होते हैं, विषम पोषण होते हैं। यानी कि ये जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, ये अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी पोषण के उदाहरण होते हैं। लेकिन परपोषण जो होते हैं ना दोस्तों, ये दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि हिरण, बाघ, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं, परपोषण होते हैं। ये हम लोग जैसे कि पेड़ पौधे पर आश्रित है। ठीक है, हमको स्वयं भोजन नहीं तैयार होता है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कर देना है दोस्तों, एक तरफ उत्तल दर्पण लिख देना है और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों, अवतल दर्पण लिख देना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण होते हैं ना, ये देखो कुछ इस प्रकार होता है अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दबे हुए तल होते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। दबे हुए तल से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण होते हैं इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होते हैं, जो आपका दबे हुए तल होते हैं ना, इसमें हम लोग पॉलिश कर देते हैं और उभरे हुए तल से इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं ना, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है दोस्तों, उभरा होती है, उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों, उभरा हुआ होता है। ठीक है, देखिएगा उभरा हुआ है ना, लेकिन अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह ये हो गया। ठीक है, इधर इस साइड में देखिएगा ये धंसा हुआ है ना, और इसका परावर्तक सतह क्या है दोस्तों, उभरा हुआ है। इस साइड में देखिएगा इधर क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों ये उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा बड़ा भी बनता है तो छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में ना। ठीक है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है कि इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है ना। और पांचवा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग जो है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रेट राइट के रूप में भी करते हैं। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका छोटा होता है अवतल दर्पण का। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे, जो हरे पौधे होते मतलब यहाँ पे देखिएगा हरे पेड़ पौधे को उत्पाद क्यों कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर लिखते हैं कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे लिए जो हरे पेड़ पौधे हैं दोस्तों वो क्या है, उत्पादक का रोल निभाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हम लोग जो निर्भर रहते हैं ना, किस पर रहते हैं, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, CO2 यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2, उसके बाद यहाँ पे वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, जल लेते हैं जमीन से, और स्टार्च के रूप में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और वही भोज्य पदार्थ जो है ना दोस्तों दूसरे जीवों को क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में देते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या होते हैं, उत्पादक का रोल निभाता है। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं के भौतिक गुणों को लिखिए, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना उसी का यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला यहाँ पे गुण लिखना पड़ेगा कि धातुओं के प्राथमिक कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो धातु है, अगर उसका प्राथमिक कक्षा में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है दोस्तों, धातु। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है धातु का। और दूसरा देखिएगा दोस्तों ये क्या होता है कि विद्युत धनात्मक होती है, जो धातु होती है ना वो क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातु क्या होती है दोस्तों, आघात वर्धनीय। कहने का अर्थ है कि उसको हम लोग जो है ना दोस्तों चादर के ऊपर में बना सकते हैं। ठीक है, पीट करके क्या कर सकते हैं, चादर के ऊपर में बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि धातुएं तन्य होती है, यानी कि इसको हम लोग खींच करके दोस्तों तार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका देखिएगा सोना क्या होता है दोस्तों, धातु की गिनती में आते हैं। इसको हम लोग जो है ना तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे कि 1 ग्राम सोना से जो ना दोस्तों 2 किलोमीटर यहाँ पे लंबा तार खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें
तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोना में। और दोस्तों 5वां पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि धातुएं जो होती है ना वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, चालक होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होता है, ठीक है, धातु से, और ये ऊष्मा का भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। और 6वां पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि धातुओं का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते, उच्च होते हैं ना। यानी कि धातु को अगर आप गलाइएगा तो इसमें आपको जो है ना दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, MPBP कहते हैं ना, इसका क्या होता है दोस्तों, हाई होता है ना, उच्च होता है। और 7वां पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धातु क्या होती है दोस्तों, चमकदार होती है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसी तरह और यहाँ पे 3 पार्ट आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 50% में से ही लड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी, आप इसी तरह अच्छी तरीके से क्लास को करते रहिए, डेली क्लास कीजिए। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डेली दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे शाम में 6 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को जो है ना दोस्तों आपको डेली करना है, प्रत्येक दिन करना है, आपको दिल से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है। और काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होना चाहिए रिवीजन में ही डिवीजन मिलता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। हमारे वेबसाइट पे डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बता देंगे। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।